Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are fine. So get ready with your notebook and pen. This is the another video of class 10 subject social science. Hello students, this is Dr. Vishal. Today we learn the chapter Resource and Development Part 1 from the book of Contemporary India Part 2. Can you identify the name the various items used in making life comfortable in our villages and towns? हम अपने गांव और शहरों में ऐसी बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं जो हमारी लाइफ को इजी बनाते हैं. List the item and name the material used in their making. हम उनकी एक लिस्ट भी सरलता से तैयार कर सकते हैं. यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ रिसोर्स. जैसा कि चैप्टर के अंदर भी यहाँ पे हम देखते हैं रिसोर्स, जो चैप्टर का नाम है वो है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट. तो व्हाट इज़ रिसोर्स, सबसे पहली चीज़ रिसोर्स क्या है. तो रिसोर्स की एक प्रॉपर डेफिनेशन हम कह सकते हैं इसे, और अगर एग्ज़ाम में आती है तो आप इसको इजीली लिख भी सकते हैं. यहाँ से क्वेश्चन बनता है हमारा ये stable in our environment which can be used to satisfy our needs, provides it can technologically accessible, economically feasible and currently acceptable can be termed as resource. Means जो कुछ हमारे environment में मौजूद है, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है, पर उसके साथ में कुछ कंडीशंस भी हैं. टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल, 3 कंडीशन है उसके अंदर. सबसे पहली है टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल, दूसरा इकोनॉमिकली फेसिएबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल. अगर वो इन तीनों कंडीशनों को पूरा करता है दैट्स कॉल्ड रिसोर्स. यहाँ पे सबसे पहली चीज़ टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल मीन्स के वो रिसोर्स टेक्नोलॉजी के द्वारा इजीली एसेस हो सके. दूसरी चीज़ इकोनॉमिकली फेसिएबल. इकोनॉमिकली फेसिएबल से हम बोल सकते हैं अगर कोई प्रोडक्ट, कोई रिसोर्स हमारे पास में आ रहा है कम पैसे में और इजीली हम उसका यूज़ कर सकते हैं. ऐसा नहीं होगा कि हम उसको किसी भी रिसोर्स को बनाने में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दें और बनने के बाद में वो हमें प्रॉफिट कम दे, तो वो हमारा रिसोर्स नहीं होगा. ये दूसरी चीज़. तीसरी चीज़ है कल्चरली एक्सेप्टेबल. ये पूरे कल्चर के अंदर एक्सेप्टेबल होना चाहिए. दैट इज़ कॉल्ड रिसोर्स. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन. मीन्स प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स, यानी हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो भी वस्तुएं हैं उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है या रूपांतरण होता है, जिसको हम रिसोर्स बनाते हैं, उनके बीच में एक गहरा संबंध होता है. किस किस का? नेचर का, टेक्नोलॉजी का और इंस्टीट्यूशन का. इन सब का गहरा संबंध होता है. जैसा कि हम इस फिगर के अंदर देख सकते हैं, जो ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग किसके साथ इंटरेक्ट हो रहा है? वो नेचर के साथ भी इंटरेक्ट हो रहा है, वो टेक्नोलॉजी के साथ भी इंटरेक्ट हो रहा है और इंस्टीट्यूशन के साथ में भी इंटरेक्ट हो रहा है. मेन मीन्स कि जो ह्यूमन है वो मेन चेन बोल सकते हैं, मेन कड़ी बोल सकते हैं उसको हम, जो नेचर के साथ में, नेचर से जो भी प्रोडक्ट है उसको लेता है और एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी के साथ में अपने इंस्टीट्यूशन की जो स्पीड है, जो इकोनॉमी की जो स्पीड है इंस्टीट्यूशन के अंदर, उस स्पीड को एक्सेलरेट करता है. डू यू थिंक दैट रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एज इज एज्यूम्ड बाय मैनी? दे आर नॉट. बहुत सारे लोग, क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं वो नेचर के फ्री गिफ्ट हैं? ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं है.
यानी रिसोर्स जो चीज़ें हमें मिलती हैं वो फ्री गिफ्ट नहीं होती। रिसोर्स आर ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन being themselves are essential components of resources. They transform material available in our environment into resource and use them. वास्तव में जो ह्यूमन है वो अपने आप में ही एक ज़रूरी कंपोनेंट है रिसोर्स का, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग है वो भी अपने आप में क्या है, एक रिसोर्स है। वो क्या करता है, ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्स एंड यूज देम। जो ह्यूमन बीइंग है वो एनवायरनमेंट में मौजूद जो चीज़ें हैं उसको बदलता है और अपने ज़रूरत के लिए उनको तैयार करता है या बनाता है। तो ये जो दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। इन सारे रिसोर्सेज को हम अलग अलग तरह से देखेंगे। वो रिसोर्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है इसके अंदर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी ओरिजिन के आधार पे इनको डिवाइड किया हुआ है। इसके अंदर आते हैं बायोटिक और अबायोटिक। इनके बारे में डिटेल से हम आगे चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। इसके अंदर आते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इसके अंदर आते हैं इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल। नेक्स्ट है इसके अंदर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। इसके अंदर आते हैं पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक्स एंड रिजर्व्स। इनके बारे में हम डिटेल से आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, पर उससे पहले ये एक नीचे डायग्राम है उसको देखेंगे, हमें जानने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। रिसोर्स का क्लासिफिकेशन किस तरीके से उसको बांटा गया है। रिसोर्स इसको टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। एक है नेचर और दूसरा है ह्यूमन। नेचर के अंदर इसको फर्दर टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। एक है रिन्यूएबल और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल के अंदर इसको फर्दर टू पार्ट्स के अंदर फिर से डिवाइड कर दिया है। इसके अंदर आते हैं कंटिन्यूस और फ्लो, विंड, वाटर, और दूसरा है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल को फिर से फर्दर दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, नेचुरल और दूसरा वाइल्ड लाइफ। नॉन रिन्यूएबल को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, रिसाइकेबल और नॉन रिसाइकेबल। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नेचर और ह्यूमन। नेचर के अंदर दो पार्ट्स के अंदर हमने डिवाइड किया, रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मीन्स कि जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, यानी दोबारा उसको जो ख़त्म नहीं होता या कंटिन्यू रिन्यू होता रहता है। और नॉन रिन्यूएबल उसको बोलते हैं जो दोबारा से नहीं बनता या तैयार होता इजीली, उसको नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं। रिन्यूएबल के अंदर दो चीज़ें आती हैं, कंटिन्यूस और फ्लो, यानी कि जो लगातार चलती रहती हैं। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे विंड और वाटर, ये लगातार क्या होता रहता है, रिन्यू होता रहता है, चलता रहता है। और इसके अंदर रिन्यूएबल के अंदर दूसरी चीज़ होती है हमारी बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल के अंदर दो पार्ट्स आ जाते हैं हमारे, नेचुरल और वाइल्ड लाइफ, जिसको हम फ्लोरा और फौना बोलते हैं। अब बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल की। नॉन रिन्यूएबल के अंदर ऐसे रिसोर्सेज जो रिन्यू नहीं हो पाते इजीली, उनको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। इसके अंदर हैं रिसाइकेबल, जैसे मेटल्स हैं, और दूसरा है नॉन रिसाइकेबल, जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं। इनको हम इजीली रिसाइकल नहीं कर पाते। जिसको फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं, इनको एक बार यूज़ किया और ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। पर
कुछ जो मेटल्स हैं उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं फिज़िकली केमिकली, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं, पर वो इतना ज़्यादा इजी नहीं होता। इसके बाद बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स की। ह्यूमन रिसोर्स के अंदर दो आते हैं, दो फर्दर डिवाइड करके दो पार्ट्स होते हैं उसके। एक होता है स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन और दूसरा होता है क्वालिटी एंड क्वांटिटी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्स की। जो हमने अभी लास्ट में टाइप्स ऑफ रिसोर्स पढ़े थे उनके डिटेल में यहाँ पे हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्स। सबसे पहला इसके अंदर आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी ओरिजिन के आधार पे। इसके अंदर हमने दो चीज़ पढ़ी थी, एक था बायोटिक और दूसरा था अबायोटिक। तो जो बायोटिक रिसोर्स है उसमें है दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव life such as human beings, flora and fauna, fisheries, livestock, etc. Biotic means these are obtained from biosphere. ये कहाँ से लिए जाते हैं? बायोस्फीयर से लिए जाते हैं। and have life such as human beings, और ये human being की तरह ही जीवित होते हैं जैसे फ्लोरा और फोना, यानी पशु पक्षी और पेड़ पौधे, फिशरीज और लाइफ स्टॉक एट्सेट्रा। दूसरा अबायोटिक। अबायोटिक मीन्स, बायोटिक के आगे इसमें ए लग गया है तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बायोटिक मीन्स जीवित और अबायोटिक मीन्स आप समझ सकते हैं अजीवित। ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज, यानी कि सारी चीज़ें जो क्या हैं? नॉन लिविंग थिंग्स हैं, यानी अजीवित हैं, जिनके अंदर जीवन नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे? अबायोटिक रिसोर्स बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल रॉक्स और मेटल्स, ये हमारे क्या हैं? ये अबायोटिक रिसोर्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। इसके अंदर हम देखेंगे सबसे पहला जो आएगा वो आएगा रिन्यूएबल रिसोर्स। द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड फॉर रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्स, यानी ऐसे रिसोर्स जिसको हम फिज़िकली, केमिकली और मैकेनिकली प्रोसेस से दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं या रिप्लेनिश कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? रिन्यूएबल रिसोर्स। जैसे सोलर, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ। द रिन्यूएबल रिसोर्सेज में फर्दर भी डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूस और फ्लो। इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स के अंदर, जो हमने डायग्राम के अंदर भी देखा था कि उन पार्ट्सों के अंदर एक कंटिन्यूस और फ्लो। नेक्स्ट बात करेंगे हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में बात करेंगे। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स यानी कि जो हमने अभी पढ़ा था रिन्यूएबल रिसोर्स, जस्ट उसका आप समझ लीजिए बिल्कुल उल्टा। मीन्स नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स मीन्स these occur over a very long geological time. Minerals and fossil fuels are examples of such resources, यानी कि जिनको बनने में बहुत ही क्या लगता है? लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, बहुत समय लगता है। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या है? मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स इसके एग्जाम्पल्स हैं, यानी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के ये एग्जाम्पल्स हैं। दीज रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर इन देयर फॉर्मेशन। इनको बनने में क्या लगता है? मिलियंस ऑफ ईयर इनके फॉर्मेशन में लगते हैं।
सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक मेटल्स आर रिसाइकेबल, यानी कुछ ऐसे मेटल्स इसके अंदर आते हैं, कुछ मेटल्स ऐसे आते हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकेबल कर सकते हैं। एंड सम लाइक फॉसिल फ्यूल्स कैन नॉट बी रिसाइकेबल, यानी फॉसिल फ्यूल्स को हम क्या करते हैं, रिसाइकेबल नहीं है, वो उनको रिसाइकेबल नहीं कर सकते। एंड गेट एग्जॉस्ट विद देयर यूजेस, मीन्स कि एक बार यूज़ होने के बाद में दे आर एग्जॉस्टेड, यानी वो ख़त्म हो जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इसके अंदर सबसे पहले आता है इंडिविजुअल रिसोर्स। दीज आर ऑल्सो owned प्राइवेटली by individuals. Many farmers own land which is allotted to them by the government against the payment of revenue. Means ऐसी प्रॉपर्टी जिसको गवर्नमेंट एक रेवेन्यू के बदले दे देता है। जैसे मान लीजिए फार्मर्स हैं, फार्मर्स को जो लैंड है वो गवर्नमेंट के द्वारा रेवेन्यू को चुकाने के बाद में दे दी जाती है, तो वो क्या हो जाता है, फिर इंडिविजुअल रिसोर्स हो जाता है। इन विलेजेस देयर आर मैनी with land ownership, but there are many who are landless. Urban peoples own plots, houses and other property, plantation, pasture lands, ponds, water in wells, etc. रूरल की तरह अर्बन एरियाज़ के अंदर भी लोगों के पास में क्या होते हैं, प्लॉट्स होते हैं, हाउस होते हैं और दूसरी प्रॉपर्टी होती हैं, प्लांटेशंस होते हैं, पेस्चर लैंड होते हैं, पेस्चर लैंड्स मीन्स चरागाह, पॉन्ड्स और वाटर वॉल्स होते हैं। आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ रिसोर्सेज ऑनरशिप बाय द इंडिविजुअल। ये सारे क्या हैं, ये रिसोर्सेज ऑफ ऑनरशिप हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। देयर आर रिसोर्सेज विच आर accessible to all the members of community, village commons, grazing grounds, burial grounds, village, यानी ऐसे कम्युनिटी ओनर रिसोर्सेज मीन्स के ऐसे रिसोर्स जिनका के यूज़ एक इंडिविजुअल ना करके कम्युनिटी मेंबर्स यूज़ करते हैं, यानी कि उस कम्युनिटी के हर एक व्यक्ति उसका इस्तेमाल करता है, उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। जैसे कि क्या होता है, विलेज कॉमन ग्राउंड्स, विलेज कॉमन ग्राउंड्स होते हैं, ग्रेजिंग ग्राउंड्स होते हैं, चरागाह, जैसे रूरल ब्यूरियल ग्राउंड्स, यानी कि जिसको कि हम कब्रगाह बोलते हैं, और पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, प्लेग्राउंड्स इन अर्बन एरियाज़। ये सारे क्या होते हैं, ये सारे कम्युनिटी रिसोर्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम नेशनल रिसोर्स। टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग्स टू द नेशन। अगर हम बात करें, जो नॉर्मली हम देखेंगे कि जितने भी रिसोर्सेज हैं टेक्निकली वो सारे के सारे रिसोर्सेज किसके होते हैं, वो कंट्री के होते हैं, नेशन के होते हैं। और द कंट्री हैज़ लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ पब्लिक गुड्स। और जो लीगल पावर होती है वो किसके पास में होती है, कंट्री के पास में होती है, किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी और को अपने पास में, प्राइवेट प्रॉपर्टी और पब्लिक प्रॉपर्टी किसी को भी अपने पास में लेने की लीगल पावर किसके पास होती है, नेशन या कंट्री के पास में होती है। यू माइट हैव सीन रोड्स, कैनाल, रेलवेज being constructed on fields owned by some individuals. Urban development authority get empowered by the government to acquire land. आप देखते होंगे कि जब रोड बनती है या कोई नहर बनती है, रेलवेज का काम होता है या कोई भी चीज़ बनती है, तो इंडिविजुअल्स प्रॉपर्टी को
गवर्नमेंट ले लेती है, उसके बदले में क्या करती है, वो या तो पैसा दे देती है या कोई दूसरी जगह उनको अलॉट कर दी जाती है। ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्स। अब यहाँ पे बात करेंगे कि नेशनल रिसोर्स क्या, एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि नेशनल रिसोर्स क्या क्या होते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि नेशनल रिसोर्स, ऑल द मिनरल्स, water resources, forest, wildlife, land within the political boundaries and oceanic area up to 12 nautical miles from the coastal term as territorial water and resource therein belong to a nation। यानी कि जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई हैं वो सारी की सारी चीज़ें, यानी कि वाटर रिसोर्स है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, जो पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर और 12 नॉटिकल माइल्स ओशन के अंदर 12 नॉटिकल माइल्स तक आती हैं, वो सारी की सारी जो रिसोर्स होते हैं वो किसके होते हैं, नेशन के रिसोर्स होते हैं। अब बात करेंगे इंटरनेशनल रिसोर्स के बारे में। There are international institutions which regulate some resources. The oceanic resource beyond 200 nautical miles of exclusive economical zone belong to open oceans and no individual country can utilize these without the concurrence of international institution। यानी इंटरनेशनल रिसोर्स हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं इनको जो रेगुलेट करते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज को। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं इंटरनेशनली इंस्टीट्यूशन, वो उनको रेगुलेट करते हैं। द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन, किसी कंट्री के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन से 200 नॉटिकल माइल्स का जो दायरा होता है, उसके आगे का 200 नॉटिकल माइल्स, उसके आगे का जो दायरा होता है वो किसके अंदर आता है, वो 200 माइल्स के आगे का जो दायरा है वो आता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज के अंदर। और बिना इंस्टीट्यूशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के परमिशन के इनका यूज़ नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। इसके अंदर सबसे पहले आता है पोटेंशियल रिसोर्स, रिसोर्स विच आर फाउंड इन ए रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। यानी ऐसे रिसोर्स जो किसी रीजन के अंदर मिलते हैं बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, अभी तक जिनका इस्तेमाल नहीं हुआ है, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम पोटेंशियल रिसोर्स। जैसे द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली राजस्थान एंड गुजरात हैव एनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी बट सो फार दीज हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपरली। इस एग्जाम्पल के अंदर क्लियरली हमें समझ में आता है इंडिया के दो स्टेट्स राजस्थान और गुजरात, जिनके अंदर विंड और सोलर एनर्जी भरपूर है, पर हम इसका अभी तक कोई हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसका कि हम प्रॉपरली पूरा इस्तेमाल कर सकें। यानी कि पोटेंशियल हमारे पास में रिसोर्सेज तो हैं, उसका हम पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। जैसे कि राजस्थान और गुजरात के अंदर विंड और सोलर एनर्जी का हम पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट बात करेंगे हम डेवलप्ड रिसोर्स के बारे में। डेवलप्ड रिसोर्स किसको बोलते हैं? रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजिकली एंड लेवल ऑफ देयर फैसिएबली। डेवलप्ड रिसोर्स बोलेंगे हम ऐसे रिसोर्सेज जिनका कि हमने सर्वे कर लिया है, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी
इसको हमने चेक कर लिया है, डिटरमाइन कर लिया है, किसके लिए? फॉर यूटिलाइजेशन, इस्तेमाल के लिए हमने उसको चेक कर लिया है। और द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फैसिलिटी। नेक्स्ट आता है इसके अंदर स्टॉक। Materials in the environment which have the potential to satisfy human needs, but human beings do not have the appropriate technology to access these are the stock. Means ऐसे environment में ऐसे materials जो हमारे nature में मिलते हैं, उनके पास में they have potential to satisfy human needs, यानी कि human needs को पूरा करने की क्षमता तो है, बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। ह्यूमन के पास में उसको एसेस करने की प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है। दीज आर कॉल्ड स्टॉक रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल, वाटर इज ए कंपाउंड ऑफ टू गैसेस, हाइड्रोजन एंड oxygen. Hydrogen can be used as a rich source of energy, but we do not have advanced technically know-how to use it for this purpose, hence it can be considered as stocks. यहाँ एग्जाम्पल के अंदर एक एग्जाम्पल में जो बताया है, पानी दो गैसेस से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सी गैस हैं वो? एक तो है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। इन दो गैसों का मिक्सचर है, और हाइड्रोजन जो है वो अति ज्वलनशील गैस है, बहुत जलने वाली गैस है, और कैन बी यूज एज ए रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। इसका इस्तेमाल हम किस में कर सकते हैं? एनर्जी रिसोर्स के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बट वी डोंट हैव एडवांस टेक्निक हमारे पास ऐसी कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है जिसे हम पानी से इस हाइड्रोजन को अलग कर लें और ऑक्सीजन को अलग कर लें। इसीलिए इट कैन बी कंसिडर्ड एज स्टॉक। इसको हम क्या बोलेंगे? स्टॉक बोलेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हम रिजर्व के बारे में बात करेंगे। रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ स्टॉक विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ existing technical know-how, but their use has not been started. These can be used for meeting future requirements. River water can be used for generating hydroelectricity power, but presently it is being utilized only in a limited extent. Thus, the water is in the dams, forests, etc. is a reserves which can be used in future. रिजर्व्स और स्टॉक्स में ज़्यादा अंतर नहीं है। स्टॉक्स मींस जिसका कि हमने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है, रिज़र्व जिसका हम थोड़े से ही मात्रा में इस्तेमाल कर पाएँ, और ज़्यादातर उसका जो इस्तेमाल है हम फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए छोड़ देते हैं। जैसे रिवर वाटर कैन बी यूज्ड फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर। आज के टाइम में हम जो रिवर वाटर है उसका यूज़ कर रहे हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, और आने वाले समय में, अभी तो हम इसका बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं, पर आने वाले समय में इसका हम काफ़ी बड़ी मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं? हमारे रिज़र्व रिसोर्स होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आने वाली वीडियो में बाकी के पार्ट को हम कंप्लीट करेंगे। तब तक आप ये जो रिसोर्सेज हैं इनका क्लासिफिकेशन है उनको लर्न करें, और अपने सराउंडिंग में जो भी रिसोर्सेज आपको देखने को मिलते हैं उनको चेक करें कि वो रिसोर्सेज के किस क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।